सभी को गुड मॉर्निंग। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह बीएससी पार्ट सेकंड का बॉटनी पेपर थर्ड का टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कोशिका झिल्ली की संरचना व कार्य। पिछले वीडियो में अपन ने कोशिका भित्ति के बारे में चर्चा की थी। इसमें कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसका दूसरा नाम जीवद्रीय कला भी है, तो इसकी संरचना और कार्य के बारे में अपन विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोशिका झिल्ली क्या है, इसको किसने खोजा या किसने ये नाम दिया। तो कोशिका झिल्ली के इतिहास के अंदर देखा जाए तो दो वैज्ञानिक है, नागेली एंड क्रेमर। इन्होंने इसे कोशिका कला नाम दिया, जबकि प्लो नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रीय कला नाम दिया। ये सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक सजीव कला है जो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। जीवाणु कोशिका में भी, जंतु कोशिका में ये सबसे बाहर स्तर बनाती है, जबकि पादप कोशिका में ये कोशिका के भीतर, कोशिका भित्ति के अंदर उपस्थित होती है। ये लचीली और अर्ध पारगम्य होती है। संरचना में सबसे पहले इसके रासायनिक संगठन की चर्चा करते हैं। रासायनिक संगठन में इसके प्रमुख घटक प्रोटीन और लिपिड है, इसलिए इसे लिपोप्रोटीन कला भी कहते हैं। प्रोटीन और लिपिड के साथ इसमें कम मात्रा में ओलिगोसैकेराइड और जल भी पाया जाता है। लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं, जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। लिपिड्स प्रमुखतः फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लैक्टोलिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों से मिलकर बने पॉलीपेप्टाइड अणु होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं स्थिति के आधार पर। पहले है बाह्य या परिधीय प्रोटीन और दूसरा है आंतरिक या समाकल प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन कला की सतह पर पाए जाते हैं, जिनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। इसमें प्रमुख दो है, एक तो स्पेक्ट्रीन और दूसरा एटीपेज। दूसरे आंतरिक प्रोटीन जिसका दूसरा नाम समाकल प्रोटीन भी है। ये कला के अंदर समाकलित रहते हैं, अंदर तक धंसे रहते हैं। इन्हें पृथक करना बहुत कठिन होता है। इसमें दो उदाहरण हैं, रोडोप्सिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जीवद्रीय कला की संरचना को समझाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के मॉडल दिए गए हैं। इसकी संरचना देखी जाए तो ये एक अत्यंत पतली, लचीली, पारभासी और चयनात्मक पारगम्य संरचना है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब ये है कि इसमें सभी, चयनात्मक पारगम्य से तात्पर्य इसमें सभी अणुओं का आवागमन नहीं हो सकता, अर्थात इसमें कुछ सेलेक्टेड या चयनित अणु ही आर पार जा सकते हैं, सभी नहीं। अब इसकी संरचना समझाने के लिए अनेक समय समय पर मॉडल दिए गए, जिसमें पहला है ओवरटन के द्वारा दिया गया मॉडल। ओवरटन ने सबसे पहले ये बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड या वसा उपस्थित होती है। इसके पश्चात दूसरे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि ये लिपिड द्विपरत के रूप में पाई जाती है। वे वैज्ञानिक थे गोर्टर और ग्रेंडल। तो गोर्टर और ग्रेंडल ने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली
लिपिड की 2 परतों से बनी होती है। इसके पश्चात अगले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया कि लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी उपस्थित होती है। वो वैज्ञानिक थे डेवसन एंड डेनियली। तो डेवसन और डेनियली ने ये बताया कि लिपिड की द्विपरत के साथ साथ प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन भी उपस्थित होता है। इसके पश्चात अगला मॉडल दिया गया रॉबर्टसन के द्वारा, जिन्होंने इकाई कला मॉडल नाम से प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाया, जो इस स्लाइड के अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया है। इकाई कला मॉडल रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार लिपिड की 2 परतें मध्य में स्थित होती है और इसके दोनों तरफ प्रोटीन की परतें पाई जाती है, अर्थात लिपिड द्विपरत बीच में और इसके दोनों तरफ प्रोटीन है। अब लिपिड की द्विपरत अपन देखेंगे तो प्रत्येक वसाणु के 2 भाग होते हैं, एक तो इसका शीर्ष भाग और एक इसका पुच्छ भाग। शीर्ष जल स्नेही होता है जबकि पुच्छ जल विरागी होती है। तो इस लिपिड द्विपरत में आप देखेंगे तो इसका शीर्ष जो है जलप्रिय वो बाहर की ओर है, जबकि दोनों परतों की जल विरागी पुंछ है वो अंदर की तरफ एक दूसरे के अपोजिट के रूप से विन्यासित है। और इस द्विपरत के दोनों तरफ 2 परतें प्रोटीन की है। तो इकाई कला मॉडल रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया, और इकाई कला इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें सभी को एक ही कला माना गया है, प्रोटीन और लिपिड मिलाकर, इसलिए इसको इकाई कला नाम दिया गया। अब नेक्स्ट जो मॉडल है वो है तरल मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। ये मॉडल सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना समझाने के लिए। अब अपन बात करते हैं तरल मोज़ेक मॉडल की। तरल मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव्य कला का निर्माण 2 घटकों से हुआ है प्रमुख रूप से। पहला है लिपिड और दूसरा है प्रोटीन। अर्थात इसमें लिपिड को एक समुद्र माना गया है और उसके अंदर प्रोटीन आइसलैंड्स या द्वीप के रूप में उपस्थित है। इसमें लिपिड जो है वो अर्ध तरल अवस्था में रहते हैं, अर्थात ठोस और द्रव के बीच की अवस्था में। ये लिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स या फॉस्फोलिपिड्स के रूप में हो सकते हैं, और इस लिपिड के अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ये द्विपरत के रूप में उपस्थित होते हैं। अब द्विपरत के अंदर अपन ने बताया कि इनका जो शीर्ष है लिपिड अणुओं का वह जलप्रिय होता है और बाहर की ओर व्यवस्थित होता है, जबकि इसकी पूंछ जो जल विरागी है वो भीतर की ओर स्थित होती है। प्रोटीन इसमें दूसरे अणु है प्रोटीन, ये गोलाकार आकृति के होते हैं और 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है समाकल प्रोटीन और दूसरा है परिधीय प्रोटीन। समाकल प्रोटीन पूरी लिपिड द्विपरत के आर पार उपस्थित होते हैं और ये इसका 70% भाग बनाते हैं। इनको पृथक करना बहुत कठिन होता है। दूसरे प्रोटीन है परिधीय प्रोटीन, ये लिपिड द्विपरत की सतह पर उपस्थित होते हैं, इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है और ये कुल प्रोटीन का 30% भाग बनाते हैं। इस चित्र के अंदर जीवद्रव्य कला का फ्लूइड या तरल मोज़ेक मॉडल बताया गया है, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार लिपिड के अणु परस्पर व्यवस्थित होकर द्विपरत बनाते हैं। इसमें ये लिपिड के अणु दिखाई दे रहे हैं, जिनका शीर्ष बाहर की ओर स्थित है और पुंछ अंदर की ओर स्थित है। तो ये एक लिपिड का बाइलेयर द्विपरत हो गया। इसके बीच बीच में प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स इसकी सतह पर है जिन्हें परिधीय प्रोटीन कहते हैं, और कुछ प्रोटीन इस द्विपरत की पूरी लंबाई के अंदर धंसे हुए आर पार है, जिनको अपन समाकल प्रोटीन कहते हैं। इनके साथ साथ प्रोटीन्स के ऊपर
कुछ कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखलाएं भी जुड़ी हुई है जिनको अपन ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखलाएं लिपिड अणुओं के साथ भी जुड़ी है जिनको ग्लाइकोलिपिड नाम दिया गया है। तो ये चित्र आपका जीवद्रीय कला के तरल मोज़ेक मॉडल को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन नाम दिया गया है वो है प्रोटीन और शर्करा का कॉम्प्लेक्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन की श्रृंखला एक विशेष नाम से जानी जाती है। उस श्रृंखला का नाम है ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स कोशिका के अभिज्ञान या पहचान में सहायक होती है। तो इस प्रकार अंत में अपन ये कह सकते हैं कि जीवद्रीय कला एक अर्ध तरल गत्यात्मक संरचना है जिसमें लिपिड और समाकल प्रोटीन मोज़ेक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब अंत में अपन जीवद्रीय कला के कार्यों पर चर्चा करते हैं कि जीवद्रीय कला क्या क्या कार्य करती है। तो इसके कार्यों में पारगम्यता और कला परिवहन, कोशिका की सुरक्षा, विभाजन और संगलन, पुनरुद्भवन तथा मरम्मत, कोशिका अभिज्ञान, श्रवण और ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण प्रमुख कार्य है। सबसे पहले अपन पारगम्यता और कला परिवहन की बात करते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ आ जा सकते हैं और कौन से पदार्थ नहीं आ जा सकते। तो पारगम्यता शब्द से तात्पर्य कोशिका के आर पार होने वाला आदान प्रदान से है। इस आधार पर पारगम्यता के आधार पर अपन 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। अपारगम्य जिसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता, पारगम्य जिसके आर पार तरल पदार्थ जा सकते हैं, अर्धपारगम्य जिसमें जल तो चला जाता है लेकिन गुलित पदार्थ नहीं जा सकते, चयनात्मक पारगम्य जिसमें जल या कुछ गुलित पदार्थ जा सकते हैं लेकिन ऐसे भौतिक स्वरूप वाले दूसरे पदार्थ नहीं जा सकते, उसे अपन कहते हैं चयनात्मक पारगम्य। कला परिवहन की बात करें तो कला परिवहन की दृष्टि से इसके आर पार होने वाले परिवहन को सरल विसरण कह सकते हैं जिसमें किसी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। दूसरा हो सकता है सुगमित विसरण जिसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता लेकिन उनका गति सांद्र प्रवणता के अनुरूप ही होता है। अगला आता है सक्रिय परिवहन जिसमें पदार्थों का या अणुओं का परिवहन सांद्र प्रवणता के विपरीत होता है और उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका की सुरक्षा की बात करें तो जीवद्रीय कला कोशिका को विषैले और घातक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह विभाजन और संगलन, कोशिका विभाजन के दौरान 2 कोशिका का निर्माण में कोशिका कला या जीवद्रीय कला महत्वपूर्ण साबित होती है। इसी प्रकार 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने के लिए भी जीवद्रीय कला की प्रमुख भूमिका है। पुनरुद्भवन और मरम्मत, जीवद्रीय कला में पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है। यदि किसी कारण इसमें टूट फूट हो जाए तो शीघ्र ही ये पुनरुद्भवन के द्वारा क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कर लेती है। कोशिका अभिज्ञान, जीवद्रीय कला में ये गुण पाया जाता है कि ये बाह्य पदार्थों को आसानी से पहचान लेती है। श्रवण के अंदर कोशिकाओं में राइबोसोम की सतह पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है और ये प्रोटीन्स जीवद्रीय कला के द्वारा कोशिका से बाहर संक्रमित पुटिकाओं के रूप में स्रावित होती है। लास्ट है ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण क्रिया के अंदर एटीपी का संश्लेषण होता है। उस प्रोसेस के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स है वो कोशिका कला की सतह पर पाए जाते हैं। इस प्रकार कोशिका कला या जीवद्रीय कला
कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सजीव स्तर है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और कोशिका के अंदर एक निश्चित स्थिर वातावरण बनाए रखता है। कोशिका कला से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, लघुतरात्मक प्रश्नों में इससे खोज से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका इतिहास पूछा जा सकता है। इसके बाद बड़े प्रश्नों में इसकी रचना पूछी जा सकती है, जिसमें जो मुख्य मॉडल है आपका तरल मोज़ेक मॉडल, उसको पूछा जा सकता है। या इसके अलावा जीवद्रिय कला के कार्य पूछे जा सकते हैं। बड़े प्रश्नों में जीवद्रिय कला के कार्य समझाइए। इसके साथ छोटे प्रश्नों में आपके पारगम्यता है, विसरण, परासरण आदि प्रश्न इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में अपने कोशिका कला की संरचना और उसके कार्य के बारे में अपने चर्चा की। सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन कोशिकांगों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।